मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा। अचानक एक सफेद सांप ने मुझे सीधे मेरे लिटिल बर्ड पर काट लिया। दर्द इतना तेज था कि मैंने किचन का चाकू उठा लिया। मैं उस कम्बक चीज के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो सांप एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की में बदल गया और असल में बात करने लगा। मेरे ड्रैगन असेंशन के दौरान एक विलेन ने मुझे घायल कर दिया। मुझे ठीक होने में मदद करो और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। वो इतनी नाजुक और लुभावनी लग रही थी कि मैंने इमोशंस में आकर उसकी बात मान ली। मैंने उसे अपनी जेब में रखा और चुपके से घर ले आया। सुबह होते ही गांव का मुखिया और आदमियों की एक भीड़ मेरे घर की तरफ भागी आई। उसने दादाजी से पूछा कि क्या उन्होंने कोई सफेद सांप देखा है। उसे एक रिबेल ड्रैगन कहा जो हम सबको मार डालेगा। दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गया और जैसे ही उनकी बात खत्म हुई मैंने उसे अपनी पैंट के अंदर छिपा लिया। दादाजी उन आदमियों को मेरे कमरे में ले आए और पूछा कि क्या मैंने कोई सांप देखा है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी ठंडी और फिसलन भरी स्केल्स सीधे मेरी स्किन से टच हो रही थी। अगर दादाजी उसे देख लेते तो शायद वो मुझे वहीं ढेर कर देते। किस्मत से उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा और वो भीड़ को बाहर ले गए। जैसे ही वो गए मैं ठंडे दरवाजे के सहारे टिक गया। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं फर्श पर बैठ गया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, वो चले गए, अब तुम बाहर आ सकती हो। तभी मेरी पैंट से एक दूध जैसा सफेद सांप बाहर निकला जिसकी खाल मोतियों की तरह चमक रही थी। उसकी पन्ने जैसी आंखों ने मुझे बिना पलक झपकाए देखा और फिर अचानक एक घना सफेद कोहरा उसके चारों ओर छा गया। जब कोहरा छंटा तो वही खूबसूरत लड़की फिर से सामने खड़ी थी। उसने रेशम की एक सिंपल सफेद ड्रेस पहनी थी जो इतनी शानदार थी कि किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। वो कमजोर लग रही थी और टेबल का सहारा लेकर दर्द में खांस रही थी। उसने माफी मांगते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, पहले के लिए शुक्रिया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। एक तरफ मुखिया की वो रिबेल ड्रैगन वाली वार्निंग थी और दूसरी तरफ उसका मेरी वाइफ बनने का वादा। ऊपर से वो ठंडी खाल का एहसास अभी भी मेरे दिमाग में था। घबराहट में मेरे मुंह से निकला, तुम क्या हो? मुखिया ने कहा कि तुम एक रिबेल ड्रैगन और तुम सबको मार डालोगी। जैसे ही मैंने ये पूछा उसके चेहरे से वो माफी वाले भाव गायब हो गए। उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया और उनमें कई तरह के इमोशंस नजर आने लगे, गुस्सा, दुख और एक अजीब सी ठंडक। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की की तरफ मुड़ी, गांव की ओर देखा और फुसफुसाई, उन्हें क्या पता। वो चार शब्द हवा की तरह हल्के थे, फिर भी उन्होंने मुझे एक भारी पत्थर की तरह चोट पहुंचाई। मेरा नाम गुडेन है। मैं 13 साल का हूँ। स्वालंग विलेज में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। हमारा गाँव पहाड़ों के बीच बसा है और हमारे ठीक पीछे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन खड़ा है। पीढ़ियों से हम खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर गुजारा कर रहे हैं, गरीब लेकिन सुकून से। जब मैं छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स काम की तलाश में बाहर चले गए थे, इसलिए मैं अपने दादाजी के साथ रहता हूँ। दादाजी गांव के सबसे इज्जतदार आदमी हैं क्योंकि वो तंत्र मंत्र के बारे में सब जानते हैं। चाहे शादी हो, अंतिम संस्कार हो या किसी पर भूत का साया हो, हर कोई मदद के लिए उन्हीं के पास जाता है। बड़े होते हुए उनका सबसे बड़ा रूल यही था, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन से दूर रहना और सांपों को कभी मत छूना, खासकर सफेद वालों को। वो कहते थे कि ये बर्बादी की निशानी है जिन्हें तुरंत मार देना चाहिए। मुझे लगता था कि वो बस मुझे डरा रहे हैं, लेकिन आज सुबह मुखिया गांव के सभी हटे कटे आदमियों को लेकर हमारे घर आया और उसने जो कहा वो वही था जिसकी वार्निंग दादाजी हमेशा देते थे। एक हारा हुआ रिबेल ड्रैगन पहाड़ से भाग निकला था जिस पर एक ऐसा श्राप था जो 3 दिनों में हम सबको खत्म कर देगा। दरवाजे के पीछे से सुनते हुए मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस खूबसूरती को मैंने छिपाया है वही वो मॉन्स्टर है जिसे वो मारना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत नाजुक दिख रही थी। वो ऐसी कोई ठंडे खून वाली कातिल नहीं लग रही थी जो पूरे गाँव को मिटा दे। यहाँ तक कि जब मैं किचन के चाकू से उसका पीछा कर रहा था तब भी उसने पलटकर हमला नहीं किया और जब दादाजी घर की तलाशी ले रहे थे तब तो उसने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की। अगर वो सच में एक रिबेल ड्रैगन होती तो क्या वो इतनी बेबस होती? मैं अभी सोच ही रहा था कि उसे जोरों की खांसी आने लगी। उसका शरीर डगमगाया और उसने फर्श पर खून की एक उल्टी कर दी। वो खून लाल नहीं था, उसमें सुनहरी चमक थी। वो ईंट के फर्श पर गिरते ही जलने लगा और उसने सख्त जमीन पर एक छोटा सा छेद कर दिया। मैं सदमे में पीछे हट गया। क्या तुम ठीक हो? वो मेरे सहारे टिक गई और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कई मिले जुले इमोशंस थे। मेरे ड्रैगन असेंशन के टॉप लेवल पर किसी ने मेरे ड्रैगन कोर में सोल सप्रेसिंग नेल चुभा दी। अगर मैं अपनी आखिरी सांस के साथ वहाँ से नहीं भागती तो मेरी आत्मा वहीं चकनाचूर हो गई होती। सोल सप्रेसिंग नेल, वो तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मैंने तुरंत पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी अंबर जैसी आंखों में एक बेरहमी चमक उठी। मुझे नहीं पता। उसने मास्क पहना था लेकिन मुझे उससे स्वालंग विलेज की खुशबू और एक टाउन गार्डियन के खून की महक आ रही थी। टाउन गार्डियन, मैं इन शब्दों को अच्छी तरह जानता था। बचपन में मुझे दादाजी के पुराने संदूक में एक जुंग लगी कांसे की प्लेट मिली थी जिस पर ये शब्द खुदे हुए थे। जब मैंने दादाजी से इसके बारे में पूछा तो वो बुरी तरह भड़क गए और मेरी जमकर पिटाई की। उन्होंने उसे संदूक के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर दिया और मुझे उसे फिर कभी हाथ नहीं लगाने दिया। क्या दादाजी ने उस पर अटैक किया था? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी मुझे किसी भी और चीज से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव की मदद में बिता दी। वो किसी को चोट क्यों पहुंचाएंगे? और वो सोल सप्रेसिंग नेल वाली कहानी पागलपन लग रही थी, लेकिन वो लड़की झूठ बोलती हुई नहीं दिख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
अचानक मुझे आंगन में दादाजी के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने घबराते हुए उसे धक्का दिया। शिट, दादाजी वापस आ गए। जल्दी छिप जाओ। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, छिपने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले से पता है कि मैं यहाँ हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं लगभग रोने वाला था। अगर उन्होंने तुम्हें पहले देख लिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। तभी दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। दादाजी हाथ में पाइप लिए दरवाजे पर खड़े थे, जो अभी भी सुबह की ओस से गीला था। उनका झुर्रियों वाला चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। उनकी धुंधली आंखों ने कमरे को स्कैन किया और मेरी पीछे खड़ी लड़की पर जाकर टिक गई। उन्होंने अपने पाइप को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई और लकड़ी के चरचराने की आवाज आई। मेरी जान हलक में थी। मैंने दादाजी को कभी इतना डरावना नहीं देखा था, जैसे वो जान लेने के लिए तैयार हो। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। मुझे अपनी हर एक सांस सुनाई दे रही थी। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। मैं उसके सामने खड़ा था, बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मैंने एक इंच भी हिलने से मना कर दिया। मुझे लगा कि वो अपनी पीचवुड स्वॉर्ड निकालेंगे और हमला करेंगे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी नजरें घुमा ली और एक गहरी थकी हुई आह भरी। वो ऐसी आह थी जैसे कोई पहाड़ जिसे वो जिंदगी भर ढो रहे थे आखिरकार उन्हें कुचल रहा हो। गुडेन, वो भारी आवाज में बोले, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? मैंने थूक निगला। मेरी आवाज कांप रही थी। दादाजी, वो बुरी नहीं है, वो जख्मी है। दादाजी मुझ पर चिल्लाए, क्या तुम जानते भी हो कि वो क्या है? वो एक स्पिरिट स्नेक है जो ड्रैगन असेंशन की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि स्वालंग विलेज क्या है? ये ड्रैगन लॉकिंग अरे का केंद्र है। एक ड्रैगन यहाँ बस ऐसे ही कदम नहीं रख सकता। जिस पल उसने यहाँ एंट्री ली, वो सील कमजोर होने लगी। अगर वो टूट गई तो मीलों तक हर कोई इसके साथ दफन हो जाएगा। मैं जम गया और मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा। वो मेरे पीछे से बाहर निकली और बिना किसी डर के दादाजी की आंखों में आंखें डालकर बोली, शिनशुई, 12वीं पीढ़ी के गार्डियन, बच्चे से झूठ बोलना बंद करो। तुम किसी भी और से बेहतर जानते हो कि यह अरे किसे कैद करता है। मैं इसे तोड़ने नहीं आई थी, मैं इसे मजबूत करने आई थी। लेकिन तुम पूरी जिंदगी यहाँ की रखवाली करते रहे और तुम्हें भनक तक नहीं लगी कि तुम्हारी नाक के नीचे कोई इसकी बुनियाद के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। दादाजी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज बर्फीली थी। मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर ड्रैगन की लाश के पास असेंड कर रही थी जब किसी ने मेरे कोर को चीर दिया। उसके पास एक गार्डियन का खून था। चिन फैमिली ही आखिरी गार्डियन ब्लड लाइन बची है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अलावा और किसके पास वो खून है? दादाजी लड़खड़ाए और उनका पाइप फर्श पर गिर गया। वो उसे अटक देखते रहे। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। एक लंबी खामोशी के बाद वो आखिरकार बुदबुदाए, नामुमकिन, टाउन गार्डियन, ब्लड लाइन हर पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष वारिस को मिलती है। मेरे पिता का सिर्फ मैं था। मेरा सिर्फ गुडेन के पिता थे और गुडेन के पिता का सिर्फ गुडेन है। हम तीनों के अलावा किसी और के पास चिन ब्लड लाइन नहीं है। तो फिर गुडेन के पिता के बारे में क्या ख्याल है? उस लड़की ने अचानक पूछा। जैसे ही उसने ये पूछा, दादाजी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, जैसे उसने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। खबरदार, अगर तुमने उस नालायक का नाम भी लिया तो मेरा दिल बैठ गया। मेरे पिता, उनके बारे में मेरी यादें सिर्फ एक धुंधली तस्वीर जैसी थी। जब मैं 5 साल का था तब वो और मेरी माँ काम की तलाश में गाँव छोड़कर चले गए थे। शुरू में वो पैसे भेजते थे और हर साल फोन करते थे, लेकिन फिर ये कम होता गया और 3 साल पहले वो पूरी तरह गायब हो गए। मैंने कई बार दादाजी से पूछा कि वो कहाँ गए, लेकिन वो हमेशा गुस्सा हो जाते थे। क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था? मैंने दादाजी की तरफ देखा और डरते हुए पूछा, दादाजी, मेरे पिता कहाँ हैं? दादाजी मुझे अटक देखते रहे। उनके होंठ कांपे और एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने गहरी आह भरी और हाथ हिलाते हुए कहा, मत पूछो, वो मर चुका है। मैं सुन्न रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। भले ही मुझे उनकी याद कम ही थी, पर मुझे हमेशा यकीन था कि वो कहीं दूर काम कर रहे हैं और एक दिन घर जरूर आएंगे। लेकिन अब दादाजी कह रहे थे कि वो मर चुके हैं। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कैसे? 3 साल पहले वो छिपकर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर गया था। उसने ड्रैगन लॉकिंग अरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और बैकलैश की वजह से मारा गया। दादाजी की आवाज शांत थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुमसे हजारों बार कहा है कि उस पहाड़ से दूर रहना। तुम्हारे पिता ने बात नहीं मानी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं दंग रह गया। मेरे पिता पहाड़ पर छिकर गए थे, अरे से छेड़छाड़ की और मर गए। क्या उस लड़की पर हमला करने वाला आदमी मेरे पिता हो सकते थे? पर दादाजी ने कहा कि वो मर चुके हैं जब तक कि वो जिंदा न हो। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी, साथ ही डरे हुए जानवरों की आवाजें भी। किसी ने हमारे गेट को जोर जोर से पीटा और चिल्लाया, ओल्ड मैन शन, कुछ बहुत बुरा हुआ है। दादाजी और वो लड़की दोनों पीले पड़ गए। दादाजी ने अपना पाइप पकड़ा और फुसफुसाए, गुडेन, इसे छिपाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना, समझे? मैंने तेजी से सिर हिलाया और लड़की को खींचकर बेड के नीचे ले गया। वहाँ कबाड़ भरा था, पर 2 लोगों के लिए जगह काफी थी। जैसे ही हम अंदर गए, दादाजी बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने उसे बाहर से लॉक भी कर दिया। हम उस तंग जगह में एक दूसरे से सटे हुए थे। उसकी ठंडी बॉडी मेरी पतली शर्ट के जरिए मुझसे टच हो रही थी। मुझे उससे पहाड़ों के ताजा झरनों जैसी खुशबू आ रही थी, जिसमें हल्की सी खून की महक मिली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बेड के फ्रेम से अपना कान सटाया और बाहर हो रहे हंगामे को सुनने लगा। क्या बात है, इतना पैनिक क्यों है? दादाजी ने पूछा। ओल्ड मैन शुन, वो ओल्ड वोंग का घर, एक आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके
उसके आंगन की सारी मुर्गियां मर गई हैं, उनका सारा खून चूस लिया गया है, हर गर्दन पर 2 छोटे छेद हैं, बिल्कुल सांप के काटने जैसे। मेरा दिल धड़कना भूल गया और मैंने अनजाने में लड़की की तरफ देखा। उसकी भौहें तन गई और उसकी अंबर जैसी आंखों में गंभीरता थी। उसने अपना सिर हिलाया और बिना आवाज के इशारा किया। ये मैंने नहीं किया, बाहर से आवाजें आती रहीं। डरे हुए गांव वाले भी उस शोर में शामिल हो गए। सिर्फ ओल्ड वोंग ही नहीं, ओल्ड ली की गाय भी मर गई है। पेट में छेद करके उसका खून निकाल लिया गया है और कुएं का पानी, मैं आज सुबह पानी लेने गया था और वो सब बर्बाद हो गया है। वो सड़न की बदबू से गंदा हो चुका है। जरूर यह उसी रिबेल ड्रैगन का काम है। मुखिया सही कह रहा था, वो दरिंदा हम सबको मारने आया है। भीड़ चिल्लाने लगी, हर कोई सफेद सांप को मारने की मांग कर रहा था। मेरी जान हलक में थी और हथेलियां पसीने से भीग गई थी। जगह इतनी कम थी कि हम लगभग एक दूसरे में सिमटे हुए थे। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने मेरे कान के पास झुकर फुसफुसाया, नहीं, सील ढीली हो रही है। ब्लैक ड्रैगन की इविल एनर्जी बाहर निकल रही है। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि उसका क्या मतलब है, मुखिया की भारी आवाज ने पूरे आंगन को हिला दिया। ओल्ड मैन सुन, तुमने सुना? वो जानवर मवेशियों को मार रहा है। हमें सच बताओ, क्या वो सांप तुम्हारे घर में है? उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे मारकर गांव को बचा सके। अगर तुम उसे बचाते रहे तो तुम हम सबको मौत की सजा दे रहे हो। दादाजी दहाड़े, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव की रखवाली की है। मैं ऐसी किसी चीज को क्यों छिपाऊंगा जो इसे नुकसान पहुंचाए। यहाँ कोई सफेद सांप नहीं है। ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। ऐसा है क्या? मुखिया ने उपहास करते हुए कहा। जब हमने पहले तलाशी ली थी तब तुम अपने पोते के कमरे में काफी देर तक रुके थे। कौन कह सकता है कि तुमने उसे वहाँ नहीं छिपाया? बेवकूफ मत बनो। चिन, क्या एक जानवर की जान इस गांव के हर इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? दादाजी ने फिर कहा। मैंने कहा ना, यहाँ कुछ नहीं है। दादाजी की आवाज में सख्ती थी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर से तलाशी ले लो, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मेरे परिवार और मेरे पोते से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। बाहर सन्नाटा छा गया। बेड के नीचे मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। मैंने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था पर उसमें एक स्थिरता थी। उसने बदले में मेरा हाथ दबाया और दिलासा देने के लिए धीरे से मेरी उंगलियों को थपथपाया। काफी देर बाद मुखिया की आवाज फिर से गूंजी, जिसमें एक अजीब सी कड़वाहट और दुश्मनी थी। ठीक है ओल्ड मैन सुन, हम आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर कुछ भी और हुआ, चाहे वो सफेद सांप तुम्हारे घर में हो या ना हो, हम तुम्हारे परिवार को ही जिम्मेदार मानेंगे। तुम गार्डियन हो। अगर तुम इस बुराई को नहीं रोक सकते तो तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। भीड़ गालियां देते हुए चली गई। आखिरकार हमने चैन की सांस ली और रेंगते हुए बाहर आए। मैं पसीने से तरबतर था और मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि खड़ा होना मुश्किल था। मैं बेड पर बैठ गया और लड़खड़ाते हुए पूछा, ये ब्लैक जियाओ क्या है? ये सील क्या है? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। वो खिड़की के पास गई और गांव की ओर देखने लगी। एक लंबी खामोशी के बाद वो मुड़ी और धीरे धीरे बोलने लगी। उसने मुझे स्वालंग विलेज की एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पता चला कि हमारा गांव पहाड़ों में कोई साधारण जगह नहीं था। ये एक ड्रैगन लॉकिंग अरे का केंद्र था, जिसे हजारों साल पहले एक महान मास्टर ने बनाया था। ये अरे एक 3000 साल पुराने काले गोवो को कैद करता है, एक ऐसा क्रूर दरिंदा जिसने कभी बाढ़ लाकर हजारों लोगों को मार डाला था। वहाँ से गुजर रहे एक महान संत से लोगों का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने ये ड्रैगन लॉकिंग अरे बनाया। उन्होंने उस काले GOW को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के नीचे ड्रैगन पूल में गहरा दफन कर दिया। उन्होंने इस सील की रक्षा करने और उस दरिंदे को भागने से रोकने के लिए टाउन गार्डियंस की एक पीढ़ी पीछे छोड़ दी। उसका नाम बुशी था। वो कोई रिबेल ड्रैगन नहीं थी, बल्कि वो खुद उस अरे की आध्यात्मिक शक्ति थी। इस अरे को असरदार बनाए रखने के लिए उसे स्पिरिट वेन की जरूरत होती है। हर 100 साल में बुशी को इसे मजबूत करने के लिए असेंड करना पड़ता था। हर असेंशन इस सील में नई जान फूंक देता था। इस साल उस 100 साल के चक्र का अंत था। वो ड्रैगन पूल में असेंड कर रही थी कि तभी अचानक एक घुसपैठिया वहाँ घुस आया। उसने ब्लैक जियाओ के खून से सनी एक सोल सप्रेसिंग नेल का इस्तेमाल करके उसके ड्रैगन कोर को चीर दिया और पूरी प्रोसेस को तबाह कर दिया। वो अपनी आखिरी ताकत बटोर कर वहाँ से भागी और जंगलों से होती हुई गांव तक पहुंची, जहाँ वो मुझसे टकरा गई। उस कील का जहर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने अपनी 90% पावर खो दी थी। बुशी ने अपनी अंबर आंखों से मेरी तरफ देखा। सिर्फ एक गार्डियन का खून ही उस बुराई को खत्म कर सकता है और मेरे कोर को पोषण दे सकता है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं काटा था। मैंने तुम्हारे साथ एक ब्लड पैक्ट करने के लिए ऐसा किया ताकि तुम्हारी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके मैं अपनी आत्मा को बचा सकूं। इस ब्लड पैक्ट का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा था कि अगर तुम मरी तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, उसने सच छिपाए बिना सिर हिलाया। एक बार जुड़ने के बाद हमारी जानें एक है। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अगर मेरा कोर टूट गया तो तुम्हारी आत्मा भी गायब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं असेंड करके सील को ठीक कर देती हूँ तो मैं इस समझौते को तोड़ सकती हूँ और तुम्हें एक लंबी जिंदगी दे सकती हूँ। और मैं अपनी जुबान की पकी हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। ये कहते हुए उसके गाल हल्के से लाल हो गए। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़का। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा और मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। लेकिन तुम पर हमला किसने किया? मैंने पूछा। तुमने कहा कि उसके पास गार्डियन का खून था, लेकिन दादाजी कहते हैं कि वो खून सिर्फ उनके और मेरे पास है। मैंने तो ऐसा नहीं किया और दादाजी
दादाजी कभी करेंगे नहीं। तो फिर कौन? बुशी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। मुझे सिर्फ गार्डियन के खून और उस जियाओ की बदबू आई थी। उसने मास्क पहना था, पर मुझे पता है कि वो इसी गांव में है, वही मवेशियों को मार रहा है और कुएं में जहर मिला रहा है। वो भीड़ को भड़काकर मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। गद्दार हमारे बीच ही छिपा था, शायद कोई ऐसा जिसे मैं जानता था। वो उसे फंसा रहा था, पूरे गांव को उसके खिलाफ कर रहा था ताकि वो लोग उसे उसके लिए मार दे। पर क्यों? उसका मकसद क्या था? अगर वो मर गई तो अरे फेल हो जाएगा, सील टूट जाएगी और वो काला जी और डब्ल्यू आजाद हो जाएगा। कोई उस राक्षस को आजाद क्यों करना चाहेगा? मैं अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजा खुला। दादाजी अंदर आए। वो एक ही सुबह में 10 साल बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल और भी सफेद लग रहे थे। वो मेज पर बैठे और भारी आवाज में बोले, तो ये सच है, किसी ने अरे के साथ छेड़छाड़ की है, किसी ऐसे ने जिसके अंदर हमारा खून है। बुशी ने सिर हिलाया। सोल सप्रेसिंग नेल पर मौजूद वो निशान झूठ नहीं बोलते, इसमें गार्डियन के सिग्नेचर है। चिन शुई, तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस जगह की रखवाली की है, क्या तुम्हें सच में अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी फाउंडेशन कमजोर हो गई है? दादाजी सहम गए। मुझे 3 साल पहले ही पता चल गया था। मैंने महसूस किया था कि एनर्जी बदल रही है, पहाड़ से आने वाली बुराई बढ़ती जा रही थी। मैंने 3 साल तक अरे के एक इंच की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। मुझे लगा कि ये 100 साल पुरानी सील के नेचुरल कमजोर होने की वजह से है। मैंने कभी गद्दार के बारे में नहीं सोचा था, और तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि गांव में किसी और के अंदर तुम्हारा खून हो सकता है? दादाजी ने सख्ती से सिर हिलाया। नामुमकिन, ये ब्लड लाइन एक धागे की तरह है, हम तीनों के अलावा कोई और नहीं है। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि चिनिमो शायद मरा ही न हो? उसकी आवाज धीमी थी, पर ये शब्द किसी बम की तरह कटे। दादाजी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो मेज पर हाथ मारकर खड़े हो गए और कांपते हुए उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। उसकी हड्डियां बैकलैश से चकनाचूर हो गई थी। वो जिंदा कैसे हो सकता है? बुशी ने उनकी आंखों में सच तलाशते हुए कहा, शुई, तुम पूरी जिंदगी यहाँ के रक्षक रहे हो। तुम्हें किसी भी और से बेहतर पता होना चाहिए कि जियाओ की एनर्जी भ्रम पैदा कर सकती है और चेहरे बदल सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उस वक्त जिसे देखा था वो सच में चिनिमो ही था? दादाजी का शरीर डगमगाने लगा। उनके होंठ कांप रहे थे। पहली बार उनका यकीन डगमगाया था। मैं वही बैठा रहा। मेरा दिमाग उलझनों का जाल बन गया था। क्या मेरे पिता सच में जिंदा हो सकते थे? अगर हाँ, तो वो कहाँ थे? पहाड़ से किसकी लाश लाई गई थी? क्या वो गद्दार मेरे पिता ही थे? तभी बाहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी थी। कोई मर गया है। ओल्ड मैन सुन, जल्दी आओ, लैंड मर गया है। ये बहुत भयानक है। मेरा दिल बैठ गया। लैंड गांव का एक अकेला रहने वाला आदमी था। वो थोड़ा आवारा जरूर था, पर दिल का बहुत साफ था और मुझे टॉफियां दिया करता था। वो कैसे मर सकता है? दादाजी का चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया। वो झटके से उठे और दरवाजे की तरफ भागे। मैंने पीछे जाने की कोशिश की, पर बुशी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने गंभीर होकर सिर हिलाया। मत जाओ, ये सेफ नहीं है। वो शख्स बाहर हमारा इंतजार कर रहा है ताकि हम खुद सामने आ सके। मैंने रुकर खिड़की से देखा। देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया। रोने, चीखने और गालियों का शोर एक साथ गूंज रहा था। गांव वाले शहर के किनारे की तरफ भाग रहे थे। उनके चेहरों पर दहशत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सच में कोई शैतान देख लिया हो। करीब 1 घंटा भारी सन्नाटे में बीता। दादाजी वापस आए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरी चीख निकल गई। उनका चेहरा चादर जैसा सफेद था। उनका शरीर कांप रहा था और उनसे खून की बदबू आ रही थी। दादाजी, लैंड कैसे मरा? मैं उन्हें सहारा देने के लिए दौड़ा। उन्होंने मुझे उस डर से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर काले स्केल्स से ढका था, ठीक वैसे ही जैसे 50 साल पहले पीड़ितों का हुआ था जब सील पहली बार ढीली हुई थी। 50 साल पहले मैंने बुशी की तरफ देखा। उसका चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया था। वो एक कदम आगे बढ़ी और तनाव भरी आवाज में बोली, तो 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। दादाजी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज फटी हुई थी। 50 साल पहले सील कमजोर हुई थी और जियाओ की बुरी एनर्जी बाहर आ गई थी। 2 हफ्तों में 17 लोग मरे थे और सब ऐसे ही दिखते थे। आखिर में मेरे पिता यानी गुडेन के परदादा ने सील को मजबूत करने और गांव को बचाने के लिए अरे को अपने खून की बलि दी थी। दादाजी ने बुशी की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी। बुशी, मुझे बताओ, सील कितनी खराब हो चुकी है? क्या वो काला गियाओ आजाद होने वाला है? बुशी काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, जब उस कील ने मेरे कोर भेदा तो मैंने सील में एक दरार महसूस की। अगर मैं 3 दिनों के अंदर अपना असेंशन पूरा करके सील को मजबूत नहीं कर पाई तो वो काला जियाओ पक्का बाहर निकल आएगा। और जब ऐसा होगा तो न केवल स्वालंग विलेज बल्कि मीलों तक हर जिंदा चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैंने दादाजी और फिर बुशी की तरफ देखा। मेरा सिर इस सब के बोझ से चकरा रहा था। मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे गांव की जान एक दिन मेरे कंधों पर होगी। काफी देर बाद दादाजी ने बुशी की तरफ देखा और उनकी नजरों में एक दृढ़ संकल्प था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। बस उस सील को मजबूत कर दो, गांव को बचा लो, मेरे पोते को बचा लो। बुशी ने दादाजी की तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली, एक टाउन गार्डियन का खून यानी गुडेन का खून। मुझे उस कील की बुराई को साफ करने और अपने ड्रैगन कोर को रिपेयर करने के लिए उसका खून चाहिए। दूसरी, चिन फैमिली का खानदानी गार्डियन टोकन। सिर्फ वही टोकन ड्रैगन पूल के घेरे को खोल सकता है ताकि मैं अंदर जाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन
मिशन पूरा कर सकूं। तीसरी, मुझे जरूरत है कि आप गांव वालों और उस गद्दार को रोकर रखें। मुझे अपनी क्षति वापस पाने और असेंड करने के लिए 3 दिन का समय दे। दादाजी एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी टोकन दे सकता हूँ। जहाँ तक गुडेन के खून की बात है, जब तक उसकी जान को खतरा न हो, तुम जितना चाहो उतना खून ले सकती हो। मैं गाँव वालों और उस मास्टरमाइंड को संभालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं तुम्हें वो 3 दिन दिलाकर रहूंगा। दादाजी, मैं चिल्लाया। वो मुड़े और धीरे से मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, असीम ममता भरी मुस्कान, लेकिन उसमें एक ऐसी विदाई थी जिसे मैं तब समझ नहीं पाया था। गुडेन, तुम चिन परिवार के वंशज हो, 13वीं पीढ़ी के टाउन गार्डियन। एक रक्षक सिर्फ धातु के टुकड़े या ठंडे अरे की रक्षा नहीं करता, हम लोगों की, परिवारों की और अपने घर की रक्षा करते हैं। अब तक मैं ये बोझ तुम्हारे लिए उठा रहा था, पर अब तुम्हारी बारी है। मेरी नाक सुलगने लगी और आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। मैं समझ गया दादाजी, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। दादाजी मुस्कुराए, अंदर के कमरे की तरफ मुड़े और वो लकड़ी का संदूक खोला जिसे उन्होंने मुझे छूने से हमेशा मना किया था। सबसे नीचे से उन्होंने लाल कपड़े में लिपटी एक चीज और एक पीचवुड स्वॉर्ड निकाली। अंदर एक बगुया मिरर और कई पीले ताबीज भी थे। उन्होंने लाल कपड़ा हटाया तो एक हथेली के आकार की कांसे की प्लेट निकली। वो जुंग लगी थी और उस पर बारीक नकाशी के साथ बीच में टाउन गार्डियन शब्द खुदे हुए थे। यही वो टोकन था। दादाजी ने वो बुशी को सौंपा और गंभीरता से कहा, इसे ले लो, इसके साथ तुम ड्रैगन लॉकिंग अरे की ताकत को कंट्रोल कर सकती हो। बुशी ने टोकन लिया। उसकी उंगलियां धातु पर बनी नकाशी को छू रही थी। उसकी आंखों में कई तरह के भाव आए और उसने दादाजी को देकर सिर हिलाया। शुक्रिया। अचानक गेट पर जोरदार प्रहार हुआ, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और हिंसक था, और भीड़ की दहाड़ में सब डूब गया। चिनशुई, दरवाजा खोलो। मुखिया की आवाज कयामत की गूंज की तरह बाहर से आई। लैन मर चुका है, ये तुम्हारे उसी कमबख्त सांप का काम है। उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पोते को अंदर रखकर इस घर को जला देंगे। इसे जला दो, उस जानवर को मार डालो, लैन की मौत का बदला लो। हवा उनके गुस्से और डर से भारी हो गई थी। मैं पीला पड़ गया, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने दादाजी की शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया। दादाजी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उनका चेहरा एकदम शांत था और उन्होंने अपनी पीचवुड स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लिया। गुडेन को पीछे के रास्ते से ले जाओ, उन्होंने बुशी से फुसफुसाकर कहा। ड्रैगन पूल की तरफ बढ़ो, मैं इन्हें रोक कर रखूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास असेंड करने और उस सील को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। जाओ। दादाजी, नहीं, मैं आपके साथ रुकूंगा। आंसुओं ने तुरंत मेरी नजर धुंधली कर दी। मेरी बात सुनो, दादाजी चिल्लाए। उनकी आंखें लाल थी। तुम्हें जाना होगा, तुम हमारे वंश की आखिरी निशानी हो। अकेले तुम ही इसकी मदद कर सकते हो। अगर तुम मर गए तो ये गांव सच में तबाह हो जाएगा। उन्होंने अपना खुरदरा अंगूठा बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछे और उनकी आवाज अचानक नरम हो गई। गुडेन, मैंने इस जिंदगी में गांव की रखवाली के अलावा और कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे पिता के मामले में फेल हो गया। मैं उसे सही रास्ते पर नहीं रख पाया। मैं तुम्हें भी नहीं खोऊंगा। ड्रैगन पूल जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए वो ब्राउन शुगर राइस केक्स बनाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं अपनी सिसकियां नहीं रो पा रहा था। बुशी आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसने दादाजी को देकर मजबूती से सिर हिलाया। शिनशुई, मैं वादा करती हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इसकी रक्षा करूंगी। सील ठीक हो जाएगी। दादाजी थोड़ा मुस्कुराए, फिर मुड़े और हाथ में तलवार लेकर गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर से गेट पीटने की आवाज अब बहरा कर देने वाली थी। लकड़ी का गेट चरमरा रहा था और दबाव की वजह से उसके टुकड़े उड़ने लगे थे। बुशी मुझे आंगन के पिछले हिस्से की तरफ खींच ले गई, जहाँ दीवार के कोने में एक छोटा सा छेद छिपा हुआ था। मैंने इसे बरसों पहले लुका छिपी खेलने के लिए खोदा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही मौत के जाल से बचने का हमारा इकलौता रास्ता होगा। वो पहले रेंग कर बाहर निकली, फिर मुझे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने आखिरी बार अपने घर की तरफ मुड़कर देखा। मुझे गेट के टूटने की आवाज आई और फिर दादाजी की ललकार और भीड़ की खून की प्यासी चीखें सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल सीने से बाहर निकाला जा रहा हो। चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, बुशी ने मुझे आगे खींचते हुए फुसफुसाकर कहा। मैंने अपने दांत भींचे और मक्के के खेतों से होते हुए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की काली परछाई की तरफ दौड़ लगा दी। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों की चोटियों पर लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थी। वो पहाड़ किसी बैठे हुए दरिंदे जैसा लग रहा था, जिसका मुंह हमें निगलने के लिए खुला हो। हम जंगलों के काफी अंदर चले गए। बुशी अब भी कमजोर थी, उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पहाड़ के रास्ते बहुत ढलान वाले और कांटों से भरे थे। मेरी पैंट फट चुकी थी और झाड़ियों की वजह से मेरे हाथों पर खून के खरोंच आ गए थे और मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरे कानों में बस दादाजी के आखिरी शब्द और उस गुस्साई भीड़ की आवाजें गूंज रही थी। 1 घंटे बाद घना अंधेरा छा गया। पहाड़ की रात इतनी काली थी कि मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों के बीच से चांद की हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी और कीड़ों की लगातार गूंजती आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। हवा पतों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और कभी कभी अनजाने जानवरों की डरावनी आवाजें रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक बुशी रुकी और पास की एक वैली की तरफ इशारा किया। ड्रैगन पूल वहीं अंदर है, मैंने वहां देखा। वो घाटी किसी काले गड्ढे जैसी लग रही थी। मुझे पानी के बहने की हल्की आवाज और एक ऐसी सड़ी हुई बदबू आई कि मेरा जी मिचलाने लगा। तभी बुशी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने फुर्ती से मुझे एक विशाल पेड़ के पीछे खींच लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिसका मतलब था बिल्कुल खामोश। मैं वहीं
जम गया। मैंने देखा कि कुछ लोग मशाले लिए हमारी तरफ ही आ रहे थे। सबसे आगे गांव का मुखिया था और उसके पीछे 4 गुंडे थे जिनके हाथों में कुल्हाड़ी और चाकू थे। मुखिया जी, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? ये घाटी तो फॉरबिडन है, यहाँ से कोई वापस नहीं आता। चुकर, मुखिया जहरीली आवाज में बोला। उस सांप ने जरूर लड़के को इसी घाटी में छिपाया होगा। हम उन्हें यही पकड़कर खत्म कर देंगे। एक बार वो सांप मर जाए और लॉर्ड ब्लैक जियाओ आजाद हो जाए तो हमें उतनी दौलत मिलेगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। लॉर्ड ब्लैक जियाओ, मैंने और बुशी ने अंधेरे में एक दूसरे को चौंक कर देखा। गद्दार सिर्फ कोई आम गांव वाला नहीं था, वो खुद मुखिया था। वो उस राक्षस को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। पर मुखिया जी, अगर ब्लैक जियाओ हमें भी खा गया तो? एक गुंडे ने हकलाते हुए पूछा। बेवकूफ, मुखिया ने उसे लात मारते हुए कहा। मेरे पूर्वजों ने उसकी सेवा की है। लॉर्ड ब्लैक जियाओ ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं सील तोड़ दूंगा तो वो मुझे अमर कर देंगे। मैं इस गांव पर राज करूंगा और फिर कोई मुझे नीची नजर से नहीं देखेगा। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दादाजी सही थे। मुखिया उस जियाओ के राक्षसी गुलामों का वंशज था जो अपनी पूरी जिंदगी इसी पल के इंतजार में था। पर उस गार्डियन के खून का क्या जो बुशी ने बताया था? मुखिया तो चिन परिवार का नहीं है, फिर उसके पास वो खून कहाँ से आया? तभी वो फिर बोला। उसकी आवाज में एक घिनौनी संतुष्टि थी। मैंने सब प्लान किया था। 3 साल पहले मैंने चिन शुई के उस निकम्मे बेटे को पहाड़ों में फुसलाया, उसका खून निकाला और उससे ये कीले बनवाई। एक गार्डियन का खून ही उस सांप की स्पिरिट वेन को भेज सकता है। इसी तरह मैंने एक ही वार में उसके कोर को चकनाचूर कर दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरे पिता किसी आरे के वार से नहीं मरे थे। मुखिया ने उनका कत्ल किया था। उसने मेरे पिता के खून का इस्तेमाल उन कीलों को बनाने के लिए किया था, इसीलिए उनमें हमारे परिवार का एहसास था। मेरे खून में उबाल आने लगा। मैं गुस्से से कांपने लगा और मेरी मुठ्ठियां इतनी जोर से खिंच गई कि नाखूनों से खून निकलने लगा। बुशी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और चुप रहने का इशारा किया ताकि मैं कोई बेवकूफी न कर बैठूं। मैंने अपने दांत भींचे और उस दर्द के बीच उनकी बातें सुनता रहा। मुखिया जी, क्या हम सच में उसे हरा पाएंगे? वो एक स्पिरिट स्नेक है जो ड्रैगन बनने वाली है, एक गुंडे ने धीरे से कहा। डरने की क्या बात है? मुखिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने उसका कोर तोड़ दिया है। वो अब बिना दांत वाली शेरनी है। एक घटिया मजाक। मेरे पास लॉर्ड जियाओ की दी हुई ब्लैक स्पिरिट ब्लेड और भी कई कीले हैं। बस एक और वार और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुखिया और उसके गुंडों ने अपनी मशाले ऊपर की और घाटी के और अंदर चले गए। जैसे ही उनकी परछाइयां ओझल हुई और रोशनी फीकी पड़ी, बुशी ने आखिरकार मेरे मुंह से अपना हाथ हटाया। मैं खुद को रोक नहीं सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने फुसफुसाते हुए कहा, उसने मेरे पिता को मारा है। मैं उसे मार डालूंगा। मुझे पता है तुम उससे नफरत करते हो। बुशी ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन उसके पास वो कीले और वो कर्स्ड ब्लेड। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर हम अभी बाहर गए तो हम बदला नहीं ले पाएंगे, बल्कि अपनी जान गंवा देंगे। हमें ड्रैगन पूल तक पहुंचना ही होगा। एक बार मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाए और मैं असेंड कर लूं तो मैं उस मुखिया और ब्लैक जियाओ को खुद देख लूंगी। मैंने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। वो सही थी। मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था। मैं 5 जवान आदमियों से नहीं लड़ सकता था। मुझे अपने पिता का बदला लेने और गांव को बचाने के लिए उसके ठीक होने का इंतजार करना ही था। चलो ड्रैगन पूल चलते हैं। बुशी मेरा हाथ पकड़कर सावधानी से आगे बढ़ने लगी। घाटी में एकदम घुप अंधेरा था, बाहर के जंगल से भी कहीं ज्यादा काला। वो सड़ी हुई बदबू अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, जिससे मुझे चक्कर आने लगे। मुझे पानी के बहने की हल्की आवाज और एक गहरी कड़कड़ाती गूंज सुनाई दी। ये गहराई से आ रही थी, जिससे जमीन थरथरा रही थी। ये ब्लैक GOW था। उसे पता चल गया था कि हम यहाँ हैं। आधे घंटे बाद हम घाटी के बीचों बीच पहुँच गए। हमारे सामने एक विशाल काला पुल था। वो बहुत बड़ा था। उसका पानी स्याही जैसा काला और अपारदर्शी था, जो सारी रोशनी को निगल रहा था। आसपास के पत्थरों पर ड्रैगन लॉकिंग अरे की बारीक और टूटी फूटी लकीरें खुदी हुई थी, जो गंदगी से सनी थी। यही ड्रैगन पूल था। वो धीमी और लयबद्ध गूंज सतह के काफी नीचे से आ रही थी। हर धमाका मेरे कान के पर्दों को झकझोर रहा था, जैसे कोई चीज पाताल से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। मैंने आसपास देखा। मुखिया या उसकी मशालों का कोई निशान नहीं था। वो छिपे हुए थे, हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे थे। बुशी ने सतर्क होकर चारों ओर देखा। करीब रहना। इस जियाओ की नफरत हर तरफ फैली है और अरे का बैकलैश जानलेवा है। एक गलत कदम और तुम खत्म। मैंने तेजी से सिर हिलाया और उसकी बगल में एक साई की तरह चिपक गया। वो मुझे पूल के किनारे ले गई और उसने गार्डियन टोकन निकाला। जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, चांद की रोशनी धातु पर पड़ी और वो एक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठा। जैसे ही टोकन जला, आसपास के अरे की लकीरें एक एक करके चमकने लगी, जिससे पूल के चारों ओर रोशनी का एक रास्ता बन गया। सुनहरी रोशनी उन नकाशियों में फैल गई और वो स्याही जैसा काला पानी एक हल्की सफेद चमक के साथ जगमगाने लगा। अचानक पानी में धमाका हुआ। काले पानी की एक धार तीर की तरह सीधे बुशी की तरफ निकली। बचो, मैं चिल्लाया और उसे एक तरफ धक्का दे दिया। वो काला तीर उसके कंधे के पास से सरसराता हुआ निकल गया। वो हमारे पीछे की चट्टान से एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टकराया। उस टक्कर से चट्टान में एक बड़ा छेद हो गया और पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। बुशी ने खुद को संभाला। उसका चेहरा पीला था और वो उस उबलते हुए काले पानी को देख रही थी। एक आकृति धीरे धीरे गहराई से ऊपर उठी, जिसके हाथ में एक डरावनी काली तलवार थी और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान। वो मुखिया था। उसके चारों गुंडे चट्टानों के पीछे से बाहर निकल आए
और उन्होंने हमें पूरी तरह घेर लिया। बुशी, हम फिर मिले। मुखिया ने पानी के ऊपर खड़े होकर घमंड के साथ कहा, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बुशी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उसकी आंखें मुखिया पर टिकी थी, जिनसे एक जानलेवा ठंडक निकल रही थी। तुम वही हो जिसने 3 साल पहले चिन्मो का कत्ल किया था। तुम वही हो जिसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और मेरी असेंशन को रोका। हाँ, वो मैं ही था। मुखिया हंसा। उसकी आवाज अहंकारी जीत के साथ गूंजी। वो बूढ़ा बेवकूफ चिनशुई पूरी जिंदगी इस कचरे की रखवाली में लगा रहा, मुझे नीची नजर से देखता रहा, जैसे मेरी कोई औकात ना हो। मैं उसका ये अरे तबाह कर दूंगा और लॉर्ड जियाओ को आजाद कर दूंगा। मैं उसके बेटे को मार चुका हूँ, अब उसके पोते को मारूंगा और चिन वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो तड़प तड़प कर मरेगा। तुम राक्षस हो, मैं चिल्लाया। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें क्यों मारा? कुछ नहीं किया था। मुखिया ने थूका। उसकी आंखों में सदियों पुरानी नफरत थी। अगर तुम्हारे परिवार की वजह से नहीं होता तो मेरा परिवार इस गड्ढे में कैद नहीं होता। मैं लॉर्ड जियाओ के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। तुम्हारा परिवार मेरा दुश्मन है। उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। उसने अपनी काली तलवार ऊपर उठाई और अपने आदमियों पर दहाड़ा। इन्हें मार डालो। लड़के के टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दो। लड़की को पकड़ो। मैं खुद उसके दिल में वो सोल सप्रेसिंग नेल उतारूंगा। चारों गुंडे चिल्लाए और अपनी कुल्हाड़ियों के साथ हमारी तरफ लगे। बुशी ने मुझे पीछे धकेल दिया। तभी अचानक उसके चारों ओर एक घना सफेद कोहरा छा गया। वो एक विशाल सफेद सांप में बदल गई, जिसकी खाल चांदनी में ठंडे स्टील की तरह चमक रही थी और उसकी अंबर जैसी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ उसने अपनी पूंछ जमीन पर दे मारी, जिससे पत्थर हवा में उड़ने लगे। गुंडे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बहुत धीमा था। पूंछ उसे जाकर लगी और वो सीधे चट्टान से जा टकराया, जहाँ वो तुरंत ढेर हो गया। बाकी 3 गुंडे पीले पड़ गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मुखिया ने अपनी चाल चली। वह पानी से उछला। उसकी काली तलवार सीधे सांप के सबसे नाजुक हिस्से 7 इंच मार्क पर निशाना साधे हुए थी। उस तलवार से एक गंदी और खूनी एनर्जी निकल रही थी। वह साफ तौर पर एक बहुत ही ताकतवर शापित हथियार था। बुशी ने ऐन वक्त पर अपने विशाल शरीर को घुमाया ताकि वार उसके शरीर के बगल में लगे। वो टक्कर ऐसी थी जैसे निहाई पर हथौड़ा चला हो। तलवार उसकी खाल से टकराई और चिंगारियां निकलने लगी। उसके मुंह से दर्द भरी फुसफुसाहट निकली और उस वार की ताकत से उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा। उसकी दूध जैसी सफेद खाल पर एक गहरा जख्म हो गया। उस जख्म से काली और चिपचिपी एनर्जी रिसने लगी। तुम्हारा कोर टूट चुका है बुशी। अब तुम्हारे पास 10% पावर भी नहीं बची है। मुखिया पागलों की तरह हंसा। उसने एक और काली सोल सप्रेसिंग नेल निकाली। आज मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो आगे झपटा और कील का निशाना सीधे उसके सिर पर लगाया। मैंने कुछ सोचा नहीं, बस रिएक्ट किया। मैंने एक भारी पत्थर उठाया और मुखिया की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर उसके सिर के पीछे दे मारा। पत्थर चकनाचूर हो गया और मुखिया लड़खड़ा गया। वो मुड़ा। उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा था। वो किसी कोने में फंसे जानवर जैसा लग रहा था। ओ छोटे चूहे, अब तू गया। वो दहाड़ा और अपनी काली तलवार मुझ पर चला दी। तलवार इतनी तेज थी कि मैं पलक भी नहीं झपका पाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन था कि ये मेरा अंत है, लेकिन वार मुझ पर नहीं हुआ। इसके बजाय मुझे एक गहरी चोट की आवाज और पत्थर पर खाल के घिसटने की आवाज आई। मैंने आंखें खोली। बुशी मेरे सामने कूद गई थी। वो काली तलवार उसके शरीर में गहराई तक धंसी हुई थी। उसका काला खून उबल रहा था और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वहाँ से धुआं निकलने लगा। बुशी, मैं चिल्लाया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। जाओ। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, जो बहुत कमजोर और बेबस थी। पूल तक पहुंचो। अरे को एक्टिवेट करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं सिसकने लगा। मेरी बात सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। गांव, तुम्हारे दादाजी, सब कुछ। जाओ। उसी पल मुखिया ने अपनी तलवार बाहर खींची और फिर से सोल सप्रेसिंग नेल उठाई। इस बार निशाना उसका सिर था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अपनी उंगली मुंह में डाली और जितनी जोर से हो सके काट लिया। खून निकलने लगा। मुझे याद आया उसने क्या कहा था। मेरा खून एक गार्डियन का शुद्ध खून था। ये बुराई को साफ कर सकता था और अरे को ताकत दे सकता था। मैंने अपनी खून से सनी उंगली जमीन पर बनी उन पुरानी नकाशियों पर जोर से दबा दी। जैसे ही मेरा खून पत्थर से टच हुआ, पूरा ड्रैगन पूल एक अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। अरे से सुनहरी किरणें एक विशाल जाल की तरह निकली और मुखिया को तुरंत जकड़ लिया। वह चीखने लगा क्योंकि वो रोशनी उसे जला रही थी और उसकी काली एनर्जी सफेद धुएं में बदल रही थी। तलवार और कील जमीन पर गिर पड़े। नामुमकिन, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। तुम इस महान अरे को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो? मुखिया चिल्लाया और हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उस सुनहरी रोशनी ने उसे और कस लिया, जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगी। मैंने हैरानी से देखा कि ड्रैगन पूल के पानी में अचानक विशाल लहरें उठने लगी। बुशी एक चमकती सफेद रोशनी में घिर गई और पूल के बीचों बीच तैरने लगी। उसका सांप वाला रूप बदलने लगा। उसके सिर से मूंगे कोरल जैसे सींग निकल आए। उसके शरीर से 4 नुकीले पंजे उगाए और उसकी खाल चमकते हुए सोने में बदल गई। उसका विशाल शरीर और भी फैल गया और आसमान में काले बादल जमा हो गए। बिजली कड़कने लगी। बैंगनी रंग की बिजली पूल पर गिरी, जिससे पूरी घाटी हिल गई। हेवनली ट्रिब्यूलेशन, ईश्वरीय परीक्षा शुरू हो चुकी थी। बुशी अब एक ड्रैगन में बदल रही थी। उसने एक ऐसी शानदार दहाड़ लगाई जो पूरी घाटी में गूंज उठी और उसके दिव्य दबाव ने वहाँ बची हुई सारी बुरी एनर्जी को तुरंत खत्म कर दिया। उस सुनहरी
सुनहरी जाल में फंसा हुआ मुखिया। वो दहाड़ सुनकर बुरी तरह डर गया और उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया। नहीं, नामुमकिन है, मुखिया हकलाते हुए बोला। वो अभी भी असेंड कैसे कर सकती है? लॉर्ड जियाओ, मुझे बचाइए, लॉर्ड जियाओ। वो पागलों की तरह पूल की गहराइयों की तरफ चिल्लाया। अचानक पूल के नीचे से एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ गूंजी, जो सदियों पुराने गुस्से से भरी थी। पानी एकदम कोयले जैसा काला हो गया और पाताल से काली एनर्जी का एक विशाल सैलाब ऊपर की ओर फटा। वो सीधे बुशी से टकराया। ब्लैक जियाओ अपनी कैद तोड़कर बाहर निकल रहा था। बुशी हवा में मुड़ी और उसने भी पलटकर पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। उसके मुंह से चांदी जैसी सफेद ड्रैगन ब्रेथ की एक किरण निकली, जो उस काली एनर्जी से टकराई और एक भयानक ब्लास्ट हुआ। पूरी घाटी ढहती हुई महसूस हो रही थी और चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। उस शॉक वेव ने मुझे पीछे की ओर फेंक दिया और मैं सख्त जमीन पर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और मैं लगभग बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक चांदी का ड्रैगन और एक ब्लैक जियाओ खूनी संघर्ष में उलझे हुए थे। बुशी उस 1000 साल पुराने दरिंदे से लड़ रही थी। वह काला जियाओ आकार में बुशी से भी बड़ा था। उसके शरीर पर काले छिलके थे जिनसे खूनी धुंध निकल रही थी और उसकी आंखें कत्ल के इरादे से जल रही थी। उसके विशाल पंजों ने बुशी को बार बार चीर डाला। बुशी अभी अभी असेंड हुई थी और पहले से ही जख्मी थी। वो उस प्राचीन राक्षस का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद उस जियाओ ने अपना पंजा बुशी पर दे मारा, जिससे वो दर्दनाक चीख के साथ पूल के किनारे आ गिरी। बुशी, मैं चिल्लाया और उसकी तरफ रेंगने की कोशिश की, पर मैं डर के मारे जम गया था। उस काले जियाओ का विशाल सिर पानी से ऊपर उठा। उसकी खून जैसी लाल आंखें मुझ पर टिकी थी। उसने अपना मुंह खोला ताकि काली एनर्जी की बौछार मुझ पर कर सके। मैं दहशत में था, हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। ठीक उसी पल घाटी के प्रवेश द्वार से एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसने मुझे उस वार से बचा लिया। वह एक बगुया मिरर था। मैं पीछे मुड़ा और देखा, वहाँ दादाजी खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे, लेकिन उनकी नजरें अटल थी। उनके चेहरे पर एक गहरा घाव था, फिर भी उन्होंने उस शीशे को मजबूती से थामे रखा था और उस राक्षस की जानलेवा एनर्जी को रोक रहे थे। दादाजी, मैं सिसक पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डरो मत गुडेन, दादाजी यहाँ है। वह दहाड़े। उन्होंने हवा में कई पीले ताबीज टैलिस्मान्स फेंके, जो तुरंत सुनहरी लपटों में बदल गए और काले जियाओ की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो उस राक्षस के ऑरा से टकराए, बुझ गए। उस जानवर ने अपनी कातिल निगाहें दादाजी की तरफ घुमाई और दहाड़ लगाई। उसकी विशाल पूंछ किसी गिरते हुए पहाड़ की ताकत के साथ उनकी तरफ बढ़ी। दादाजी बचो, मैं चिल्लाया। उन्होंने बचने की कोशिश की, पर वो बहुत धीमे थे। तभी बुशी जमीन से उछली और उसने जियाओ की पूंछ को जोर से काट लिया। एक जबरदस्त झटके के साथ उसने उस विशाल जानवर को चट्टान की ओर फेंक दिया, जिससे पत्थर चकनाचूर हो गए। चिनशुई, गुडेन को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकूंगी। बुशी ने पूरे इरादे के साथ चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम अभी अभी असेंड हुई हो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। दादाजी वापस दहाड़े। मैं इस अरे की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट वेन, हम एक साथ जीते और मरते हैं। अगर उसे सील तोड़नी है तो पहले मुझे मारना होगा। बुशी फिर से उस काले जियाओ की तरफ झपटी और दोनों महाबली हवा में फिर से टकरा गए। दादाजी उन्हें देख रहे थे। उनके दांत गुस्से और दुख में भिंचे हुए थे। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक खौफनाक और आखिरी फैसला दिख रहा था। गुडेन, मेरी बात सुनो। वो घुटनों के बल बैठे और मेरे कंधे पकड़कर मेरी आंखों में झांकने लगे। ड्रैगन लॉकिंग एरे को पूरी तरह से सिर्फ एक गार्डियन के खून की बलि से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। तुम्हारे परदादा ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया था। अब मेरी बारी है। मुझे समझ आ गया कि उनका क्या मतलब है। मैं उनसे लिपट गया और रोने लगा। नहीं दादाजी, ऐसा मत कीजिए, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। पगले बच्चे, वो फुसफुसाए और मेरे आंसू पोंछे, जबकि उनके खुद के आंसू गिर रहे थे। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब समय आ गया है कि मैं इस गांव के लिए एक आखिरी काम करूँ। अब से तुम गार्डियन हो, अच्छे से जीना, गांव की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। उन्होंने मुझे पीछे धकेला और अपनी पीचवुड स्वॉर्ड उठाई। उन्होंने अपनी हथेली चीर दी और तुरंत खून बहने लगा। उन्होंने अपना खून से सना हाथ प्राचीन नकाशियों पर रखा और मंत्र पढ़ने लगे। वो एक ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अरे की लकीरों से पहले से 10 गुना ज्यादा तेज सुनहरी रोशनी फूटी, जैसे धरती से किरणें निकल रही हो। हवा में एक विशाल सुनहरी तलवार प्रकट हुई। वो सीधे उस काले जियाओ की तरफ बढ़ी, उसकी खाल को चीर दिया और उस राक्षस की दर्दनाक चीख गूंज उठी। हर तरफ काला खून फैल गया और उस सुनहरी चमक ने आसपास की सारी बुराई को साफ कर दिया। वह दरिंदा लड़खड़ाया और वापस ड्रैगन पूल में जा गिरा। बुशी ने मौके का फायदा उठाया। वो पूल के ऊपर से तेजी से गुजरी और उसने चांदी जैसी ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी, जिससे अरे की एक एक लकीर जल उठी। सुनहरी रोशनी ने पूल को एक मकबरे की तरह घेर लिया, जिससे उस जियाओ की पागलपन भरी दहाड़े दब गई। आवाजें धीरे धीरे धीमी होती गई और आखिर में सिर्फ सन्नाटा छा गया। सील मजबूत हो चुकी थी। आखिरकार सब खत्म हो गया। आसमान के काले बादल छंटने लगे और चांद की हल्की रोशनी उस घाटी पर पड़ने लगी, जो अब बुराई से मुक्त हो चुकी थी। वहाँ अब बस खून की हल्की सी महक बची थी। बुशी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरी और वापस अपने इंसानी रूप में बदल गई। वो मेरे पास आकर उतरी, पीली और थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई डिवाइन अथॉरिटी थी। मुझे इस जीत की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर दादाजी की तरफ दौड़ा। वो जमीन पर ढेर थे। उनका चेहरा रूह जैसा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने अपना
पूरा सब कुछ दे दिया था। उनका खून खत्म हो चुका था और उनकी सांसें बस नाम मात्र की बची थी। दादाजी जागिए। मैं उनके पास घुटनों के बल बैठकर तब तक रोता रहा जब तक मेरे सीने में दर्द नहीं होने लगा। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझे एक कमजोर कांपती हुई मुस्कान दी। उन्होंने मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर आधा रास्ता तय करने से पहले ही उनका हाथ बेजान होकर गिर गया। गुडेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, वो फुसफुसाए। उनकी आवाज हवा के शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अच्छे से जीना, गांव की रक्षा करना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जिए। दादाजी, आपको अभी भी मेरे लिए राइस केक्स बनाने हैं। दादाजी, मैंने उन्हें झकझोरा। मैं बस उनके जवाब का इंतजार कर रहा था, पर उनकी आंखें बंद हो गई। उनका हाथ ठंडा पड़ गया और उनकी आखिरी सांस निकल गई। मैं वहीं मिट्टी में बैठा रहा, उनके शरीर को पकड़े हुए और दुख से कांपते हुए, जैसे मेरी पूरी दुनिया ढह गई हो। बुशी पास आई और उसने चुपचाप मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं पूरी रात वहीं ड्रैगन पूल के पास बैठा रहा, सूरज उगने तक उन्हें अपनी बाहों में थामे रहा। सुबह होते ही बुशी और मैं दादाजी के शरीर को वापस गांव ले आए। गांव में मौत जैसा सन्नाटा था। लोग रास्तों पर कतार में खड़े थे। उनके चेहरों पर पछतावा और शर्मिंदगी थी। अब उन्हें सच पता चल चुका था, मुखिया की गद्दारी और वो कीमत जो दादाजी ने उन्हें बचाने के लिए चुकाई थी। हमने उन्हें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की तलहटी में मेरे परदादा के ठीक बगल में दफना दिया। मुखिया अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। अरे की रोशनी ने उसका दिमाग सुन कर दिया था। वो बस पुराने पेड़ के नीचे बैठा लॉर्ड जियाओ के बारे में बुदबुदाता रहता था। गांव वालों ने उसे उसके घर में बंद कर दिया और धीरे धीरे सबने मान लिया कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। गांव में शांति लौट आई, लेकिन दादाजी के बिना घर खाली खाली लगने लगा। अब मैं नया टाउन गार्डियन था। गांव वाले मुझे इज्जत देते थे, पर मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन मैं उनकी कब्र पर जाता, स्पिरिट मनी जलाता और उन्हें बताता कि मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। बुशी मेरे साथ रही और घर का ख्याल रखने लगी, जैसा उसने वादा किया था। गांव के लोग भी उसे प्यार करने लगे और उसे मॉन्स्टर के बजाय मिस बुशी बुलाने लगे। जिंदगी चलती रही और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर एक अजीब सा एहसास मुझे बता रहा था कि कुछ बहुत गलत है। जिस रात जियाओ को सील किया गया था, मुझे लगा कि मैंने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी है, एक धीमी, फटी हुई और शैतानी हंसी। और मेरे पेट पर बना वो सांप का निशान, जो पहले चांदी जैसा था, अब वो नीला काला पड़ता जा रहा है। हर रात उसमें एक ठंडी और चुभती हुई टीस उठती है, जैसे कोई चीज मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। बुशी कहती है कि ये सिर्फ ब्लड पैक्ट का असर है, पर मैं देख सकता हूँ कि वो कुछ छिपा रही है। एक रात मेरी आंख खुली तो देखा कि बिस्तर का उसका हिस्सा खाली है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और उसे आंगन में खड़ा पाया। वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की तरफ देख रही थी। उसके हाथ में गार्डियन टोकन था और वो धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, मैंने उसके पीछे सिंगों वाली एक विशाल काली परछाई देखी। वो ब्लैक जियाओ की तस्वीर थी। अचानक वही फटी हुई आवाज सीधे मेरे कान में फुसफुसाई, छोटे बच्चे, उस सील को मजबूत करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो आवाज धीरे से हंसी, एक ऐसी ठंडी और डरावनी आवाज जिसने मेरी रूह कपा दी। तुम्हारे बिना मैं इन आखिरी बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्पिरिट वेन की शक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाता। हम बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैं झटके से मुड़ा, पर आंगन में मौत जैसी शांति थी। वहाँ कुछ नहीं था। बुशी ने आहट सुनी और मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी और सुकून देने वाली मुस्कान थी। गुडेन, तुम जा क्यों रहे हो? जाओ, वापस सो जाओ। रात की हवा में काफी ठंडक थी। वो चांदनी में नहाई हुई खड़ी थी, उतनी ही खूबसूरत और मासूम दिख रही थी जितनी पहले थी। लेकिन अब उसे देखकर मेरा खून जमने लगा था, जैसे मुझे बर्फ की किसी खाई में फेंक दिया गया हो। मुझे अचानक दादाजी के आखिरी शब्द याद आए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे निराश किया है, वो फेल हो गए हैं। पर क्यों? उन्होंने मुझसे माफी क्यों मांगी होगी? और बुशी, उसने दावा किया था कि वह अरे की स्पिरिट वेन है, पर एक सोल सप्रेसिंग नेल इतनी आसानी से एक स्पिरिट वेन के कोर को कैसे भेज सकती है? और उसने अपनी असेंशन के दौरान इतनी आसानी से सील को कैसे तोड़ दिया? उसने मुखिया को इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रहने दिया, जबकि उसके पास उसे कभी भी मारने की शक्ति थी? उस रात ड्रैगन पूल पर जब उस काले जियाओ को सील किया जा रहा था, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि उस आखिरी ड्रैगन की दहाड़ में एक विजयी हंसी छिपी थी। सवालों का एक सैलाब मेरे दिमाग में एक साथ उमड़ पड़ा। मैं आंगन में बुशी को देख रहा था, जो इतनी ममता के साथ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सब शुरू से ही एक सोची समझी साजिश हो सकती थी। जिस पल मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकला और उसने मुझे काटा, मैं सीधे एक बहुत बड़े जाल में फंस गया था। पर वो कौन था जो ये सारी डोरियां हिला रहा था? क्या वो पागल मुखिया था, या वो कैद किया गया काला जियाओ, या फिर वही औरत जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी, वही जिसने कहा था कि वो मेरे बड़े होने का इंतजार करेगी ताकि वो मेरी वाइफ बन सके? रात की हवा आंगन से गुजरी, अपने साथ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की बर्फीली सांसें लेकर। मैं खिड़की के पास खड़ा चांदनी में कांप रहा था। मुझे समझ आ गया था कि असली कहानी तो अभी बस। यदि आपको इसका नया चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप इस पर 2 के लाइक करा दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही मानहुआ लेकर आता रहूं। हंसते हुए मैंने जवाब दिया कि मैं तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। उस औरत ने बड़ी अकड़ दिखाते हुए कहा कि मेरा एक काम करो। मुझे पता था कि वो किसी अच्छे काम के लिए मुझे नहीं बुलाएगी। मैंने पूछा कि बताओ क्या भसड़ है। उसने कहा कि सोलोमन जल्दी ही एक चीज नीलाम करने वाला है।
उसकी बात खत्म होने के बाद मेरी भौहें और भी ज्यादा तम गईं। इस चीज पर पक्का बहुत से लोगों की नजर टिकी होगी। उस औरत ने हुक्म दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, बस तुम्हें वो चीज मेरे लिए हर हाल में लानी होगी। हालांकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं मान गया क्योंकि मैं उसका एहसानमंद था और मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकता था। फोन काटने के बाद मैंने एली को मैसेज किया और कहा कि सोलोमन की हाल की हरकतों पर पूरी नजर रखिए और मुझे सारी खबर दे। एली ने पहले तो एक ओके वाला स्टिकर भेजा और फिर मैसेज किया कि मैंने तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब तुम मुझे कैसे शुक्रिया कहोगे। मैंने थोड़े उलझन में पूछा कि कौन सा बड़ा काम। एली ने तुरंत जवाब दिया कि मैंने सिविल मामले के सिस्टम को हैक कर लिया है और मैंने तुम्हारा और शिया युन चू का शादी का स्टेटस बदलकर तलाकशुदा कर दिया है। आज से तुम फिर से सिंगल हो गए हो, अब मेरी तारीफ करो। मेरा मुंह बुरी तरह से फड़कने लगा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मेरा शिया युन चू से ऐसे ही तलाक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो कह रही थी कि उसे तलाक नहीं चाहिए और पलक झपकते ही एली ने हमारा स्टेटस बदलकर तलाकशुदा कर दिया। एली ने बहुत देर तक मेरे जवाब का इंतजार किया और फिर एक वॉइस मैसेज भेजा कि कहीं तुम सच में शिया यूनचू से प्यार तो नहीं करने लगे और उसे तलाक नहीं देना चाहते। एली ने मुझे मनाने की पूरी कोशिश की और कहा कि इस दुनिया में अनगिनत खूबसूरत लड़कियां हैं, सिर्फ शिया यूनचू के लिए सब कुछ छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक इंसान के तौर पर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी और दूरदर्शी होनी चाहिए। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई दी और मैंने एली को जवाब में सिर्फ शुक्रिया लिखकर भेज दिया। वैसे भी तलाक होना ठीक ही है क्योंकि मेरा और शिया यूनचू का कोई भविष्य नहीं है और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो रहा था और मैं सच में वापस अस्पताल के कमरे में जाकर शिया यूनचू का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अस्पताल के कमरे में शिया यूनचू अभी भी मेरे फोन कॉल के खत्म होने और वापस आने का इंतजार कर रही थी। मेरी परेशानी को याद करके वो खुद को रोक नहीं पाए और फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान के बारे में जानने के लिए थोड़ी उत्सुक हो गई। तभी अचानक से अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन जो इंसान अंदर आया वो मैं नहीं बल्कि यान टीग था। यान टीग ने उसमें आए बदलाव को बहुत ध्यान से देखा और उसे समझाते हुए बोला, मिस यूनचू, मिस्टर जी ने कहा है कि उन्हें किसी काम से कंपनी जाना पड़ा है और उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ भेजा है। शिया यूनचू का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया कि ये कैसा घटिया आदमी है। वो अभी भी घायल थी, फिर भी वो उसे छोड़कर चला गया। क्या उसके लिए कंपनी का काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी था? यान टीग ने पूछा कि मिस यूनचू क्या कुछ खाना पसंद करेगी। उसने बहुत ही रूखेपन से मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है और उठकर बैठ गई ताकि वो मुझे एक वॉइस मैसेज भेज सके। जी हुआई, तुम कब वापस आ रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं जिनचेंग से वोंटल नूडल्स खाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक प्लेट ला सकते हो? यान टीग ने अपने मन में सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मिस यूनचू इतनी दोबी होंगी। शिया यूनचू के वॉइस मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद मैंने उसे सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया और वो था ओके। ये देखकर शिया यूनचू का गुस्सा आखिरकार थोड़ा शांत हुआ क्योंकि वो जानती थी कि वो अभी भी मेरे दिल में बसी हुई है। अपना फोन नीचे रखते हुए शिया यूनचू ने यान टीग की तरफ देखा और गंभीर लहजे में कहा कि लोगों को जी की लोकेशन पता करने के लिए भेजो। रेनदेई और जी हाओकिन को ढूंढो, भले ही तुम्हें पाताल तक क्यों न खोदना पड़े, लेकिन तुम्हें उन्हें मेरे लिए हर हाल में ढूंढना होगा। जो कोई भी जी हुआई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा जी रेनदेई के पास कुछ ऐसा था जो उसे चाहिए था। शिया यूनचू ने आगे पूछा कि क्या तुमने उस हत्यारे की बैकग्राउंड के बारे में जांच की है, क्योंकि विला के बॉडीगार्ड कोई आम इंसान नहीं है और उस हत्यारे का बाहर चुपचाप घात लगाकर हमला करना ये साबित करता है कि वो भी पक्का कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यान टीग ने सिर हिलाया और कहा कि मैंने पहले ही लोगों को जांच करने के लिए भेज दिया है और वो यिन मेन का आदमी है। शिया यूनचू ये सुनते ही सुन्न हो गई और उसकी आंखों में खून सवार हो गया कि ये यिन मेन फिर से आ गया। ये दुश्मनी सच में अब बहुत बड़ी होती जा रही है। देर सबेर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो उन सभी को एक साथ घेर लेगी। बात करने के बाद शिया यूनचू अस्पताल के कमरे में मेरे लौटने का इंतजार करने लगी। उसने 1 घंटे तक इंतजार किया लेकिन मैं वहां नहीं आया, बल्कि मेरी जगह शिया लिंगएर और शेन क्यूनिंग वापस आ गईं। जैसे ही शिया लिंगएर अंदर आए उसने अपने हाथ में रखा खाना सीधा टेबल पर रख दिया। जी हुआई ने बताया था कि तुम वोंटन नूडल्स खाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स खरीद कर ले आई हूँ। शिया यूनचू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और सामने रखे नूडल्स के कटोरे को देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरी टेबल ही पलट देगी। शिया लिंगएर ने उसे चॉपस्टिक्स दी। शिया यूनचू की आवाज एकदम बर्फ की तरह ठंडी थी कि मुझे नहीं खाना, इसे दूर ले जाओ। शिया लिंगएर ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम खाना चाहती हो? तो अब क्या हुआ?
शिया युनचू ने उसे बीच में ही रोक दिया और यांग टिंग को हुक्म दिया कि जल्दी से सारी कागजी कार्रवाई पूरी करो, क्योंकि मैं अभी डिस्चार्ज होना चाहती हूँ, ताकि मैं खुद को बाकी सारी फालतू बातों से दूर रख सकूं। इसलिए मैं सीधा अपनी कंपनी गया और खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। मैं रात के 11 बजे तक काम में बहुत ज्यादा बिजी था। सुईशी ने मुझे कई बार याद दिलाया कि बहुत देर हो चुकी है, तब जाकर मैं आखिरकार कंपनी से निकला। इस समय तक शिया युनचू पक्का सो रही होगी। मैंने वापस अस्पताल जाकर उसे देखने का प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले कि मैं अस्पताल पहुंच पाता मुझे शिया लिंगेर का फोन आ गया। जी हुआई, बहुत बुरा हुआ, मेरी बहन अचानक से बेहोश हो गई है और उसे बहुत तेज बुखार भी आ रहा है। वो रोते हुए बोली कि मैं क्या करूं, क्या वो मरने वाली है। मेरा दिल बैठ गया और मैंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? उसने कहा कि हमने फोन तो किया है, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। मेरी बहन दोपहर को डिस्चार्ज हो गई थी और वो अब घर पर ही है। मैं तुरंत तेजी से विला वापस गया और मुझे बहुत ज्यादा चिंता और गुस्सा दोनों आ रही थी। क्या इस शिया युनचू का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? सर्जरी के तुरंत बाद ही डिस्चार्ज ले लिया, क्या वो कोई मजाक कर रही है? विला वापस पहुंचने पर इससे पहले कि मेरी कार पूरी तरह से रुक पाती, मैं छलांग लगाकर बाहर कूद गया। जी हुआई, तुम वापस आ गए हो। मुझे फोन करने के बाद शिया लिंगएल लगातार दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। शिया युनचू अब कैसी है और क्या डॉक्टर अभी तक नहीं आया है? मैंने सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए बहुत घबराहट में उससे पूछा। शिया लिंगेर की मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई और उसने सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया है, हमने बस उसे जल्दी आने के लिए फोन किया है। उसने कहा कि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। मैं तेजी से बेडरूम में घुसा और देखा कि शिया युनचू का चेहरा लाल हो गया था और वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। शेन क्यूनिंग बिस्तर के पास खड़ी थी और उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब लग रहे थे। मैं बिस्तर के पास गया और उसे धीरे से छुआ। माथा तो सच में बहुत ज्यादा गर्म था। शिया युनचू, शिया युनचू, मैंने उसे 2 बार आवाज लगाई पर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। नीचे एक मेडिकल किट रखी है, जाकर उसे लेकर आओ। शेन च्यूनिंग तुरंत भागकर नीचे गई और बहुत ही जल्दी से मेडिकल किट को ऊपर लेकर आ गई। मैंने शिया युनचू का तापमान चेक किया जो 38.7 डिग्री था। उस मेडिकल किट के अंदर बुखार कम करने वाली एक दवा भी रखी थी। मैंने उसे 2 गोलियां खिला दी। मैंने उसके शरीर को ठंडा करने के लिए अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया। उसके कंधे पर अभी भी एक घाव है। अगर इसका बुखार जल्दी कम नहीं हुआ तो घाव में इन्फेक्शन और सूजन आ जाएगी और फिर हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जब मैं अस्पताल से निकला था तब तो ये बिल्कुल ठीक थी, फिर इसे अचानक से बुखार कैसे आ गया? मैंने उसे ठंडा करते हुए ये सवाल पूछा। शिन च्यूनिंग और शिया लिंगिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मिस युनचू की तबीयत अभी थोड़ी सी कमजोर है। अगर मुझे पता होता कि शिया युनचू ने अस्पताल से आते ही ठंडे पानी से नहा लिया था सिर्फ खुद को बुखार दिलाने के लिए, तो पता नहीं मुझे कैसा लगता। मैंने गुस्सा होकर कहा कि उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है, उसे कम से कम 3 दिन तक तो अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में ही रहना चाहिए था। तुम लोग उसे इस तरह की बेवकूफी करने की इजाजत कैसे दे सकती हो? शिया लिंगिया बहुत दुखी दिखी। जी हुआई, हमने उसे समझाने की कोशिश की थी पर वो बिल्कुल नहीं मानी। मैंने सांस ली। ये सच है कि जब शिया युनचू कुछ तय कर ली तो कोई भी इंसान उसे बदल नहीं सकता है। तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं आज रात भर उसका ख्याल रखूंगा। शिया लिंगिया ने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के साथ मेरी तरफ देखा। जी हुआई, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी पर मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया। माफ करना, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी। जी हुआई, मैं बगल वाली कमरे में ही हूँ, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। इतना बोलने के बाद शिया लिंगिया ने कबाब में हड्डी बन रही शिन च्यूनिंग को खींचा और वो दोनों बेडरूम से बाहर चली गई। बेडरूम से बाहर आते हुए शिन च्यूनिंग ने मुस्कुराते हुए उसके मजे लिए। अपने प्यार की खातिर तो मिस युनचू सच में कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार हैं। शिया लिंगिया ने मुंह बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी शातिर होगी। जब वो दोनों बातें कर रही थी तो उन्होंने सिर उठाया और शुए शियाई को थोड़ी दूर पर खाली चेहरे के साथ खड़े देखा। शिया लिंगिया ने झूठी हंसी हंसी। जी हुआई मेरी बहन का ख्याल रख रहा है, तुम्हें भी वापस अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। शुए शियाई ने कसकर बंद किए गए बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। एली ने उसे शिया युनचू से सावधान रहने को कहा था पर ऐसी स्थिति में क्या करना है ये नहीं बताया था। ये कितनी अजीब स्थिति है। शेन च्यूनिंग ने उसकी तरफ देखा और उसके विचारों को समझते हुए मुस्कुराकर कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, शिया युनचू अभी बहुत ज्यादा बीमार है। अगर वो कोई धसर करना भी चाहेगी तो उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होगी। शुए शियाई ने उसकी तरफ देखा। क्या हो अगर वो सिर्फ नाटक कर रही हो? शेन च्यूनिंग एकदम अवाक रह गई। बिल्कुल नहीं, मेरी बहन इस तरह की इंसान नहीं है। शिया लिंगिया ने बिना पलक झपकाए एकदम सीधे चेहरे के साथ झूठ बोल दिया। शुए शियाई ने कुछ नहीं कहा और अभी भी दालान में खड़ा रहा बिना कहीं जाए। शिया लिंगिया को उसकी बात माननी ही पड़ी। अगर वो बाहर खड़ी रहना चाहता है तो उसे खड़ी रहने दो, बस वो कमरे में जाकर उन्हें परेशान ना करे।
पूरी रात भर व्यस्त रहने के बाद लगभग रात के 3 बजे शिया युनचू का तापमान आखिरकार पूरी तरह से सामान्य हो पाया था। मैंने चैन की सांस ली और उसके कंधे के घाव को फिर से चेक किया। अच्छी बात थी कि घाव में इंफेक्शन या सूजन का कोई भी निशान नहीं था। मैंने उसके पजामा टॉप के बटन लगाने में उसकी मदद की। मेरी नजरें अचानक से उसके उस निशान पर पड़ी जो उसकी पीठ पर 7 नंबर के जैसा दिख रहा था। मैंने सिर झुकाकर उसे कुछ बार बहुत ध्यान से देखा। ये कोई टैटू नहीं था। जब मेरी पहली बार शिया युनचू से शादी हुई थी तब एक बार मैं उसकी बिना इजाजत के उसके कमरे में घुस गया था। उस समय वो नहाकर बाहर आई थी और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं थे। मैंने एक झलक देखी और उसकी पीठ पर इस नंबर को नोटिस किया। मैंने तब ध्यान से नहीं देखा और मुझे लगा कि ये कोई टैटू है। बाद में शिया लिंगिया से मुझे पता चला कि उसके पहले प्यार का नाम एक ची था और मुझे हमेशा लगा कि उसने अपने प्यार का नाम खुद पर टैटू करवा लिया है। अब लग रहा है कि मुझे गलतफहमी हुई थी। ये कोई टैटू नहीं था बल्कि साफ तौर पर एक निशान था। मैंने शिया युनचू की पीठ पर 7 आकार के उस निशान को बहुत ही प्यार से सहलाया। शायद इस निशान का एक चीज से कोई संबंध है। जब मैं ये सब सोच रहा था तो अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं होश में आया और तुरंत मेरी नजरें शिया युनचू की नजरों से जा मिली। जी हुवाई, तुम वापस आ गए। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई और मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। तुम जाग गई। क्या तुम्हें कहीं पर भी दर्द महसूस हो रहा है? बोलते हुए मैंने बिना किसी भावना के अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया, उसके शर्ट के बटन बंद करने में मदद की और उसे कंबल भी उड़ा दिया। शिया युनचू ने मेरी तरफ निराशा से भरी आंखों से देखा। थोड़ा सा चक्कर आ रहा है और गले में दर्द भी है। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी और उसका गला भी सूखा हुआ लग रहा था। अपना मुंह खोलो, मुझे देखने दो। मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसका गला देखा। उसके गले में काफी ज्यादा सूजन आ रही थी। मेडिकल किट में दवाएं बहुत ही कम बची थी, इसलिए मुझे शूरी शेरी को मैसेज करके उसे कुछ दवाएं खरीदने के लिए बाहर भेजना पड़ा। मैसेज भेजने के बाद मैंने उसे एक गिलास पानी दिया। शिया युनचू ने सिर्फ एक घूंट पी और फिर पानी पीना बंद कर दिया। तुम अस्पताल से वापस क्यों आ गई? मैंने ठंडे चेहरे के साथ उससे सवाल पूछा। शिया युनचू ने कहा कि मुझे अस्पताल की गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गुस्से में था पर उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। शिया युनचू, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हें अपनी हालत के बारे में पता नहीं है? तुम्हें गोली लगी है, कोई मामूली खरोंच नहीं है। शिया युनचू ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। जी हुवाई, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैंने उसे गंभीरता से देखा और कहा कि तुम मेरी जान बचाते हुए घायल हुई हो। अगर तुम मर गई तो मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। शिया युनचू ने पूछा कि क्या ये सिर्फ पछतावा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे चेहरे के साथ उस बात को ही बदल दिया। अगर तुम्हारे गले में दर्द है तो बात मत करो। शिया युनचू ने बात करना बंद कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद सुए शियाई दवाएं लेकर वापस आ गया। मैंने शिया युनचू को दवा की एक खुराक खिला दी। मुझे डर था कि आधी रात को उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसके पास बैठकर पूरी रात उसकी देखभाल करने का फैसला किया। शिया युनचू बिस्तर के दूसरी तरफ खिसक गई और उसने अपने बगल वाली खाली जगह को थपथपाया। मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए सोफे पर लेट जाऊंगा। इस बार शिया युनचू ने मेरी नहीं सुनी और सीधे बोल दिया, अगर तुम सोफे पर सोए तो मैं फर्श पर सो जाऊंगी। मुझे पता था कि वो मजाक नहीं कर रही है। पूरी रात भर काम करने के बाद मेरे अंदर उससे बहस करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए मैंने हार मान ली और वहीं लेट गया। जैसे ही मैं लेटा तो शिया युनचू ने मेरी तरफ पलटकर मुझे गले लगा लिया। मैं थोड़ा अकड़ा पर मैंने उसे ऐसा करने दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। शिया युनचू मेरी पीठ से चिपकी हुई थी और मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकता था। शिया युनचू को शायद सुरक्षा का एहसास हो गया था और वो जल्दी ही सो गई। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो शिया युनचू बिस्तर के सिरहाने से टिककर बैठी थी और टैबलेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। मुझे जगा हुआ देखकर उसने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से गुड मॉर्निंग बोला। मैं होश में आया और मैंने भी उसे गुड मॉर्निंग बोला और जल्दी से मुंह धोने के लिए बिस्तर से उठ गया। शिया लिंगिया नाश्ता लेकर ऊपर आई थी। जब शिया युनचू ने खाना खा लिया तो मैंने उसकी नब्ज जांची और उसका घाव फिर से चेक किया। तुम्हें अगले 2 दिनों तक बिस्तर पर अच्छे से आराम करना होगा। अब और कोई बेवकूफी मत करना। बाद में तुम्हारी पट्टी बदलने के बाद मैं तुम्हें एक और आईवी ड्रिप लगा दूंगा। शिया युनचू ने बहुत ही पैनी नजर से मेरी तरफ देखा और पूछा, जी हुवाई, क्या तुम्हें मेडिकल की कोई जानकारी है? अगर यान टिग ने कल उसे नहीं बताया होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसकी सर्जरी मैंने ही की थी। मैंने सिर हिलाया और बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा कि मैंने थोड़ी बहुत पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरह की दवाइयों की पढ़ाई की है। शिया युनचू ने मुझे और भी ज्यादा हैरानी से देखा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि घाव का इलाज करने का उसका तरीका इतना शानदार था। पता चला कि उसने मेडिकल की पढ़ाई की थी और उसे दोनों तरीकों का अच्छा ज्ञान है।
अगले कुछ दिनों तक मैंने शिया युनचू का पूरा ख्याल रखा और इसके साथ ही मैं जी रेंदे के छोले हुए उस रायते को समेटने में भी लगा रहा। वो बाप और बेटे जी रेंदे पिछले 3 दिनों से गायब थे और मेरे पास अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं थी। आखिरकार मैंने यंगमिन की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों दुनिया से ऐसे ही अचानक गायब हो सकते हैं। 3 दिन के बाद अपना सारा काम खत्म करके मैं शिया युनचू के विला वापस लौट आया। रात के 9:30 बज चुकी थी और जब मैं कमरे में गया तो शिया युनचू वहां नहीं थी। वो शायद स्टडी रूम में थी, इसलिए मैं वहां गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने अंदर शिन च्यूनिंग को देखा। मैं बस दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी शिन च्यूनिंग की आवाज आए, क्या तुम सच में अब जी हुआई को तलाक नहीं देने वाली हो? मेरा उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। नहीं, अब कोई तलाक नहीं होगा। ये शिया युनचू की आवाज थी। तो क्या तुम अभी भी एक ची को ढूंढ रही हो? हाँ, ढूंढ रही हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे ढूंढना जारी रखूंगी। मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ और मैंने अपने आप ही एक कदम पीछे ले लिया। शिन ज्यूनिंग ने फिर पूछा कि अगर भविष्य में तुम्हें एक ची मिल गया तो फिर जी हुआई का क्या होगा? इस बार शिया युनचू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था और मेरी आंखें ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी इस खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया था। शिया युनचू के दिल में शायद मैं अपना समय काटने के लिए सिर्फ एक सतेपनी था, जिससे वो एक ची के मिलने तक अपना अकेलापन दूर कर सके। मैंने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। उसने मेरे लिए गोली खाई की। मुझे सच में लगा था कि उसे मुझसे प्यार हो गया है और उसके दिल में मेरे लिए भावनाएं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा। जी हुआई, दिन में सपने देखना बंद कर दो। तुम दोनों का वैसे भी तलाक हो चुका है। मैं चुपचाप पीछे पलटा और वापस अपने कमरे में आ गया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मेरे फोन की घंटी बज उठी। ये एली का फोन था। हेलो जी हुआई, सोलोमन की नीलामी वाली लिस्ट बाहर आ चुकी है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो उस लिस्ट में है और नीलामी 3 दिन के बाद होगी। एली कुछ पल के लिए रुकी और उसकी आवाज समझना काफी मुश्किल था। इसके अलावा मुझे उस नीलामी की लिस्ट में कुछ ऐसा भी मिला है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। स्टडी रूम में शिया युनचू काफी देर तक चुप रही। भले ही मुझे एक ची मिल जाए पर मैं जी हुआई को कभी भी तलाक नहीं दूंगी। शिन च्यूनिंग एकदम हैरान रह गई। तो क्या अब तुम एक ची से शादी नहीं करने वाली हो? बिल्कुल नहीं, शिया युनचू ने एकदम साफ शब्दों में जवाब दिया। एक ची उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभता था। उसे लगता था कि 5 साल पहले जो हुआ उसकी वजह से वो खुद को बहुत ज्यादा दोषी मानती थी, किसी ऐसे इंसान से मिलने से पहले जिससे वो सच्चा प्यार करती हो। उसे लगता था कि अगर वो उसे ढूंढ लेगी तो उससे शादी कर लेगी, पर अब चीजें बदल चुकी हैं और उसके दिल में अब सिर्फ मैं हूँ। अब उसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। एक ची को लेकर जो अपराध बोध है उसकी भरपाई करने के लिए वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेगी। इस बार शिन च्यूनिंग को एकदम साफ समझ आ रहा था कि शिया युनचू को सच में जी हुआई से प्यार हो गया है। तो फिर जी हुआई की असली पहचान के बारे में क्या तुम उसके बारे में पता नहीं लगाओगी? यहाँ तक कि एली और शुए शियाई जैसे लोग भी उसके नीचे काम करने और उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। ये बात तो साफ है कि उसकी पहचान सिर्फ जी परिवार के छोटे वारिस तक सीमित नहीं है। शिया युनचू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ भी पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हुआई के बहुत सारे राज हैं। वो मुझे इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे अभी भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है और उसने मुझे पूरी तरह से अपनाया भी नहीं है। मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकती और मैं उस पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकती। जब जी हुआई मुझे पूरी तरह से अपना लेगा तो वो खुद ही अपनी मर्जी से मुझे सब कुछ बता देगा। शिन च्यूनिंग ने अपनी जीभ से आवाज निकाली और उसकी इस हालत के मजे लिए। जी हुआई का स्वभाव अभी जैसा है उसे देखकर मुझे तो यही डर है कि तुम्हें अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। किसने कहा था उसे पहले इस तरह तड़पाने के लिए? ये तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ, शिया युनचू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा और फिर अचानक उसे कुछ बहुत जरूरी याद आया। अरे हाँ, किसी को जल्दी से सिविल मामलों के ब्यूरो भेजो और हमारी तलाक की अर्जी को वापस ले लो। उनकी तलाक की अर्जी लगभग 1 महीने पहले दी गई थी। अगर हमने उसे वापस नहीं लिया तो सच में हमारा तलाक हो जाएगा। वो बाद में जिंदू में किसी को कॉल करके इसे संभालने को कहेंगे। बात करने के बाद शिया युनचू वापस बेडरूम में चली गई। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही थी। जी हुआई वापस आ गया था और नहा रहा था। ये सोचकर शिया युनचू मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो गई और वो तुरंत बेडरूम में जाकर मेरा इंतजार करने लगी। मैं नहाने के बाद बाहर आया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिया युनचू बेडरूम में होगी। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ हिलाया। शिया युनचू बिस्तर के पास चलकर गई और अपनी शर्ट उतारकर बैठ गई। मैंने उसके कंधे से गीली पट्टी को आराम से हटाया और रुई की मदद से धीरे धीरे करके उस पर दवा लगाने लगा। दवा लगाते हुए मैंने उससे कहा कि मैंने ये दवा खुद बनाई है।
सोने से पहले दिन में एक बार इसे लगाना, इसे लगातार 1 हफ्ते तक लगाना और ये तुम्हारे घाव को भरने में चमत्कार की तरह काम करेगी और इससे कोई निशान भी नहीं पड़ेगा। शिया युनचू के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें प्यार से भर गईं। उसने कहा कि तुम्हें बेवजह परेशान होना पड़ा मेरे पति। मैंने अपने होठों को दबाया और कुछ नहीं कहा जब तक मैंने दवा लगाना पूरी तरह से खत्म नहीं कर लिया। तब मैंने अचानक से बोलते हुए कहा, शिया युनचू तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसने हैरानी से पूछा कि अचानक से शुक्रिया क्यों कह रहे हो। इसी पल मैंने अचानक ऊपर देखा और उसके होठों पर किस किया। शिया युनचू को अचानक लगा जैसे उसकी गर्दन में कुछ नुकीला छुपा हो। उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ और उसके तुरंत बाद ही वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। शिया युनचू के बेहोश होते ही मैंने अपना सारा सामान पैक किया और आखिरकार जुए शेई को मैसेज भेजकर बता दिया कि हम अब निकल सकते हैं। मैं बिस्तर के पास गया और बेहोश पड़ी शिया युनचू को घूरने लगा। मेरे होठों पर एक अजीब सी कड़वी मुस्कान आ गई। मैंने उसके ठंडे और बेहद खूबसूरत चेहरे को प्यार से सहलाया और कहा कि अलविदा शिया युनचू। नहीं, मुझे हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं मुड़ा और हमेशा के लिए बेडरूम से बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों बाद एक काली लैंड रोवर शांति से विला से बाहर निकल गई। अगले दिन जब शेन क्यूनिंग नाश्ता करने के लिए नीचे गई तो उसने डाइनिंग रूम में सिर्फ शिया लिंगएर को अकेले बैठे हुए पाया। क्या मिस युनचू अभी तक सोकर नहीं उठी है? शिया लिंगएर ने बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए इशारे से ऊपर की तरफ देखा। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन नहीं उठी है, बल्कि बात यह है कि मेरी बहन और जी हुआई दोनों ही अभी तक नहीं उठे हैं। शिया लिंगएर ने आखिरी के कुछ शब्दों पर बहुत जोर देकर बोला। शेन क्यूनिंग ने अपनी भौहें चढ़ाई और वो तुरंत सारी बात समझ गई। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा है। उसने सोचा था कि शिया युनचू को थकने तक अपने पति के पीछे भागना पड़ेगा। इसे पता था कि वो इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगी। नाश्ता खत्म करने के बाद शिया लिंगएर बगीचे में टहलने गई और उसने वहां गार्ड से पूछा, क्या आज जुए शेई अपनी सुबह की कसरत के लिए नहीं उठा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो हर सुबह उठने के बाद जुए शेई को बगीचे में कसरत करते हुए देखती थी और बारिश के दिनों में भी उसका ये रूटीन बिल्कुल नहीं बदलता था। आज उसे वहां ना देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। बॉडीगार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा कि मिस्टर जुए और मिस्टर जी बाहर गए हुए हैं। वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं। जैसे ही शिया लिंगएर ने ये सुना उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो बाहर गए हैं। ऐसा कब हुआ? उन्होंने सुबह 2:30 पर घर छोड़ा था। बॉडीगार्ड एक पल के लिए रुका और फिर आगे बोला कि वो साहब अपने साथ अपना सारा सामान भी लेकर गए हैं। शिया लिंगएर के दिल की धड़कन रुक गई और वो अचानक कुछ सोचने लगी। वो भागते हुए सीधे घर के अंदर गई और चिल्लाई कि बहन, मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया है लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं आ रहा है। शेन क्यूनिंग भी शोर सुनकर ऊपर आ गई। क्या भसड़ हो गई है? शिया लिंगएर ने चिंता में कहा कि गार्ड बता रहा है कि कल सुबह तड़के ही जी हुआई और जुए शेई चली गए और वो अपना सामान भी साथ ले गए हैं। शेन क्यूनिंग को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने कई बार जोर से दरवाजा पीटा पर कोई जवाब नहीं आया। बहन युनशु, मैं अंदर आ रही हूँ। इतना कहने के बाद शेन क्यूनिंग ने बेडरूम के दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। बेडरूम में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। शिया युनशु उस बड़े से बिस्तर पर अकेले चुपचाप लेटी हुई थी और उसकी सांसें सामान्य चल रही थी। बहन, शेन क्यूनिंग ने तुरंत किसी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। डॉक्टर की पूरी जांच के बाद ये नतीजा निकला कि शिया युनशु को बहुत ज्यादा डोज वाले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था, जो शरीर के लिए तो नुकसानदायक नहीं था लेकिन इसकी वजह से कोई भी इंसान कोमा में जा सकता था। फैमिली डॉक्टर ने शिया युनशु को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया। शिया लिंगएर ने जल्दी से उसे उठकर बैठने में मदद की। बहन, तुम जाग गई, क्या तुम ठीक हो? शिया युनशु ने अपना सिर रगड़ा क्योंकि उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा कि मुझे क्या भसड़ हुई है? शिया लिंगएर ने बताया, तुम्हें बहुत हैवी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था और तुम अब तक बेहोश पड़ी थी। शेन क्यूनिंग ने उसके शरीर पर मौजूद प्यार के उन साफ निशानों को देखा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा कि बहन युनशु, तुमने इस बार सच में बहुत बड़ी लापरवाही की है। शिया युनशु को अचानक याद आया कि कल रात क्या कांड हुआ था। उसकी नजरें पूरे बेडरूम में घूमने लगी कि जी हुआई कहाँ है। शिया लिंगएर ने दर्द भरी चेहरे के साथ अपनी बहन की तरफ देखा और कहा कि जी हुआई और जुए शेई कल सुबह ही चले गए। मैंने अभी अलमारी चेक की थी और जी हुआई का सारा सामान गायब है। वो जा चुका है। शिया युनशु का दिमाग एक झटके में पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत मुझे कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया लेकिन मेरा फोन बंद आ रहा था। शिया युनशु ने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। जी हुआई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। शिया युनशु को अब जाकर समझ आया कि यह सब मेरा ही प्लान था।
ये दूसरी बार था जब मैंने काम खत्म होने के बाद उसे बेहोश किया और फिर बिना कोई सुराग छोड़ी गायब हो गया। ये घटिया आदमी। कल रात की सारी बातें याद करके शिया युनशु का पूरा शरीर एक अजीब सी ठंडक से भर गया। शिन क्यूनिंग तुरंत लोगों को लेकर एयरपोर्ट और हाई स्पीड रेल स्टेशन की जांच करने चली गई। जी हुआई, बेहतर होगा कि तुम मुझे मत मिलना, वरना तुम देखना कि मैं तुम्हारी टांगे कैसे तोड़ती हूँ। शिन क्यूंगन भी तुरंत अपने लोगों को लेकर एयरपोर्ट पर हाई स्पीड रेल स्टेशन की तरफ निकल गई। बहन, क्या तुमने जी हुआई को फिर से गुस्सा दिला दिया? वरना जी हुआई इतनी शांति से क्यों जाता? शिया युनशु ने अपनी मुठियां कसी जिससे उसकी उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं। वो तो मेरी एक पूर्वज की तरह पूजा करता है, तो उसकी मुझे दुखी करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? शिया लिंगएर ने अपनी बहन के दुखी चेहरे को देखा और उसकी नाक सुनने पड़ गई। बहन, क्या ऐसा हो सकता है कि जी हुआई अब कभी वापस न आए? शिया युनशु का दिल बहुत दर्द से भर गया। वो जानती थी कि जब उसने राजधानी छोड़ी थी तो उसके वापस आने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसने बीच रास्ते में बोले मास्टर जी का अपहरण करके मुझे धमकी न दी होती तो शायद इस दौरान मैं कभी भी उसके साथ नहीं होती। उसने सोचा था कि क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था तो भले ही वो मुझे जल्दी ना अपनाए और माफ न करे, लेकिन कम से कम मैं उसे छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो आखिरकार चला ही जाएगा, और वो भी इस तरह से। ये आदमी तो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बेरहम और नीच निकला। शिया युनशु ने अपना फोन उठाया और राजधानी में दूर बैठी अपनी करीबी दोस्त को कॉल करके कहा, तुम अभी के अभी नर्सिंग होम जाओ। मैं जैसे ही राजधानी वापस आई तुमने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे एहसान तले दबी हूँ। 2 घंटे बाद शिन क्यूनिंग वापस आ गई। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चला कि जी हुआई कहाँ गया है? शिया युनशु ने जल्दी से पूछा। मुझे पता चल गया है। शिन क्यूनिंग शिया युनशु की बर्फ जैसे ठंडे चेहरे को देखकर थोड़ी घबराई हुई थी। बहन युनशु, मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। तुम पहले कौन सी खबर सुनना चाहोगी? ये सुनकर शिया युनशु हैरान रह गई। क्या जी हुआई के भाग जाने से भी बुरी कोई भसड़ हो सकती है? अच्छी खबर बताओ, शिन क्यूनिंग ने बोलना शुरू किया। अच्छी खबर ये है कि मुझे पता चला है कि कल रात उसने और जुए शेई ने अमेरिका के लिए फ्लाइट ली थी। शिया युनशु की आंखों में एक गहरी चमक दिखी। तो फिर बुरी खबर क्या है? शिन क्यूनिंग चुपचाप एक कदम पीछे हट गई क्योंकि उसे डर था कि कहीं बहन युनशु का गुस्सा उस पर न उतर जाए। राजधानी के सिविल मामलों के ब्यूरो से मेरे एक दोस्त ने अभी मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा और जी हुआई का मैरिटल स्टेटस अब तलाकशुदा हो चुका है। शिया युनशु पूरी तरह से सुन्न पड़ गई और उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। तुमने क्या कहा? शिया लिंगएर ने भी हैरानी से पूछा। क्या तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड 1 महीने का नहीं होता है? अभी तो वो समय पूरा नहीं होना चाहिए था। शिन क्यूनिंग भी काफी कंफ्यूज थी। मुझे भी पक्का नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी नौकरानी हाथ में एक बॉक्स लिए बाहर से अंदर आई। मिस युनशु, आपके लिए एक पैकेज आया है। इस पर भेजने वाली ने मैडम का नाम लिखा है। जैसे ही शिया युनशु ने ये सुना उसने तुरंत बॉक्स लेकर उसे खोला, और बॉक्स में क्या था ये साफ देखने के बाद शिया युनशु का जो चेहरा पहले से ही खराब था वो अब और भी ज्यादा हड्डी गला देने वाला ठंडा पड़ गया। कमरे में जैसे हवा का दबाव अचानक से कम हो गया। शिया लिंगएर और शिन क्यूनिंग ने भी झुककर उसे देखा और दोनों ही पूरी तरह से हैरान रह गईं। बहन, क्या सच में तुम्हारा और जी हुआई का तलाक हो गया है? अब सब खत्म हो गया। इस बार उसकी बहन को जी हुआई ने पूरी तरह से छोड़ दिया था। शिया युनशु ने बॉक्स से एक लाल किताब निकाली जिस पर तलाक का सर्टिफिकेट लिखा था और उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। वो चाहती थी कि वो इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरे साथ सोया और फिर भाग गया, और वो तुम्हारे साथ सारे रिश्ते भी तोड़ना चाहता है। जी हुआई, तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो। जल्दी